आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि किसी भी लैंग्वेज में उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को ले लें तो इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होंगे, वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे और पैराग्राफ होंगे। ठीक है, तो अब अल्फाबेट्स के जब हम सेट से एक वर्ड को बनाते हैं यानी मीनिंगफुल वर्ड को बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ड। वर्ड मतलब सेट ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम वर्ड बोलते हैं, राइट। और सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, है ना। और सेंटेंस का मतलब कि उसका भी एक कुछ मतलब निकलना चाहिए। जैसे हमने एक स्टेटमेंट बोल दिया, हमने एक सेंटेंस बोल दिया, राम गो टू स्कूल, तो राम स्कूल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसमें कुछ सेंस निकल रहा है, उसमें कुछ अर्थ निकल रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने लिख दिया और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो उसको ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए और उसको स्पेलिंग वाइज भी करेक्ट होना चाहिए। उसको उसका जो पंचुएशन होगा उसमें जितने भी हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल सिंटेक्स हैं वो सब करेक्ट होने चाहिए। ठीक उसी तरह से, है ना। और जब इन सेंटेंसेस को हम मिला देते हैं, यानी सेंटेंसेस के हम ग्रुप को मिला देते हैं तो पैराग्राफ बन जाता है। ठीक उसी तरह से सी लैंग्वेज में भी हम अल्फाबेट के सेट को बोलते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के सेट्स को जब हम मिला देते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं टोकन्स, जो हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, टोकन्स, राइट। टोकन्स के सेट को हम जो है बोलते हैं स्टेटमेंट्स। वहां सेंटेंसेस बोलते हैं, यहाँ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा, बस मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि बेसिकली टोकन्स क्या होते हैं। और जब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बन जाते हैं उसी को हम वहां पर पैराग्राफ बोलते थे, यहां पर हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका मतलब यह है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या हो गई कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वो फॉलो करेंगे सीक्वेंस में, राइट। चलिए, मैंने आपको बताया था कि सी एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, ठीक है। सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो एक प्रोसीजर से होता है। मैंने अभी आपको जब लैंग्वेज बताई थी तो उसमें मैंने हिस्ट्री भी बताई थी। दूसरी बात, मैंने सी लैंग्वेज का एक आपसे प्रोग्राम डिस्कस किया था, हेलो वर्ड या हेलो शिवम जैसा मैंने एक प्रोग्राम आपके सामने डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम सी का मेन से ही स्टार्ट होगा और उसमें हम जो उसका प्रोसीजर था वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको कोई आईडीज यानी कि जैसे कि डेवलपर सी प्लस प्लस और टर्बो सी प्लस प्लस तो मैंने आपको पूरा इंस्टॉल करना बताया था, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग भी आगे जाकर के आईडीज पर करेंगे, तो जो भी आईडीज आपको ठीक लगे आप उन आईडीज पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे तो टर्बो सी प्लस प्लस पर करें चाहे आप डेवलपर सी प्लस प्लस पर करें। बिगनिंग है तो आप टर्बो सी प्लस प्लस पे कर लें तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच में डेवलपर सी प्लस प्लस पर जाएंगे और उसी पर हम लोग इसको कोडिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे, तो जल्दी से अब हम आपको बता देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ओके, चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या मैंने आपको बताया, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सच एज इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात की तो वहां पे वी लर्न द अल्फाबेट ऑफ द लैंग्वेज, जबकि सी लैंग्वेज में हम इन्हीं अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स का सेट बोलते हैं। ये हमारी स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 में मैंने आपसे क्या कहा कि सीधी सी बात है कि इंग्लिश में और सी में जब अल्फाबेट्स हैं, जो भी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, यहां पर अल्फाबेट्स बोले जाएंगे, यहां पे कैरेक्टर्स बोले जाएंगे। बात एक ही है, यहां पर भी ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ठीक। यहां पर भी कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, ठीक। अब सी चूंकि मैंने आपको अभी नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूं, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए वहां पर अगर आपने कोई भी
जो भी आपने चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त लिखा, चाहे कुछ भी लिखा हो, दोनों के, चाहे आप कैपिटल में लिखें और चाहे आप स्मॉल में लिखें, लेकिन उसका मतलब सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर अगर मान लीजिएगा मैंने शिवम लिखा, ठीक है, SHIVAM, मैंने ये लिखा, और अगर मान लीजिएगा मैंने ये लिखा, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस इन इंग्लिश। लेकिन अगर मैंने सी में लिखा, अगर मैंने ये सी में लिखा, तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस है। लेकिन अभी हम इन सभी बातों पर विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे जब हम आपको आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्शन बताएंगे। लेकिन मैं अभी आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आप इस बात को समझिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर सेकंड है। स्टेप नंबर सेकंड में आप जैसा कि देखेंगे अभी कि देखिए, इन सेकंड स्टेप we learn how one or more characters can be grouped together to form meaningful words। अंग्रेजी में जब हम एक साथ हम कह सकते हैं एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को मिला देंगे और एक कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बनेगा। ठीक है, सी लैंग्वेज में भी जो मीनिंगफुल वर्ड्स है, ठीक है, जो मीनिंगफुल वर्ड है वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, टोकन्स बनेगा। क्या बनेगा, टोकन्स बनेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। ठीक है, तो टोकन्स का मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अब स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री, ठीक है, स्टेप नंबर थ्री में देखिएगा बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि वी लर्न, एक से ज्यादा अगर हम वर्ड्स को मिला देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, जिसका कोई मतलब होता है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंसेस। वहीं सी लैंग्वेज में सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स। मैंने भी आपको ये सारी बातें बताई थी, बस जस्ट एक आपको मैं रिव्यू करा रहा हूं। ठीक है, नंबर फोर मतलब फाइनल स्टेज है। और फाइनल स्टेज में हम क्या कहेंगे कि जब हम एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस को ग्रुप कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पैराग्राफ्स बन जाते हैं। जबकि सी लैंग्वेज में उन्हीं सेट ऑफ पैराग्राफ्स, या हम पैराग्राफ्स को कहें कि स्टेटमेंट्स को कहें, तो उन्हीं सारे स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश के साथ में सी लैंग्वेज का अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूं। राइट, आप देख रहे होंगे मैंने डायग्राम आपके सामने ये लिया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए नंबर वन अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स यहां पर भी हम कह सकते हैं A to Z और स्मॉल a to स्मॉल z। ठीक ठीक, यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं। स्टेप कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर्स यहां पर क्या होंगे, कैपिटल A to कैपिटल Z और स्मॉल a to स्मॉल z। ठीक है, अब अल्फाबेट्स को मिला दें तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वर्ड्स बनेगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पर लिखा राम, ठीक है, या मैंने यहां पे लिखा श्याम। ठीक है, टोकन्स को हम क्या बोलेंगे, जैसे सपोज दैट मैंने लिखा यहां पर कोई भी टोकन लिखा, सपोज दैट मैंने यहां पर लिखा इंट, ठीक है, या मैंने लिखा यहां पर फ्लोट। ठीक है, इनका मतलब होगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा इन सभी बातों को। ओके, सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, वर्ड्स से मिलाकर के बनेंगे सेंटेंसेस। ठीक है, जब हम वर्ड्स को मैंने कि जैसे हमने मान लीजिएगा आपको बोला कि राम गो टू स्कूल, ठीक है, राम गो टू स्कूल। ठीक है, ये मिलेगा, जबकि यहां पर स्टेटमेंट में अंतर होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट में जैसे हमने मान लीजिएगा सपोज दैट, मान लीजिएगा पहला स्टेटमेंट हमने लिखा, मान लीजिएगा ये लिखा मैंने प्रिंट एफ। ठीक है, और प्रिंट एफ में मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो SHI लिख दिया। ठीक, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, और कई सारे हमने सेंटेंसेस मिला दिए तो क्या मिल जाएगा हमको,
सेट ऑफ, अगर हमने इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस मिला दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, पैराग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि अल्फाबेट क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं और पैराग्राफ क्या होते हैं। क्लियर। तो इसी तरह से हमने सी लैंग्वेज में बताया आपको कि कैरेक्टर सेट क्या है, टोकन्स क्या है, स्टेटमेंट्स क्या हैं और प्रोग्राम क्या है। हम इन पर अभी आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझाना चाह रहे हैं। सी लैंग्वेज बहुत ईजी है, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मजा आएगा। आप बस मेरे साथ में इसी तरह से जुड़ करके पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको हर एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर सेट। ठीक है, तो अब देखिएगा कैरेक्टर सेट में क्या बोल रहा है डेफिनेशन, क्या बोल रहा है डेफिनेशन, द कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स, नंबर्स एंड एक्सप्रेशन डिपेंड्स upon the computer on which the program is run. So however, a subset of character is available that can be used on most personal, micro, miniframe, mainframe, ये सारे कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं। The characters in C are grouped into the following categories. नंबर वन लेटर्स A to Z और स्मॉल a to Z। ठीक है, नंबर सेकेंड डिजिट 0 to 9। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो लेटर्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, ए बी सी डी, ठीक है, डॉट 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 जेड, जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, जेड। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर नंबर 0 1 2 3 4 9। ओके, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क्स, जैसे कि कॉमा, सेमीकोलन, कोलन और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला क्या है, व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, तो व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे नंबर 4 पे। व्हाइट स्पेसेस जैसे कि हमने स्पेस डाल दिया है ना, हॉरिजेंटल टैब डाल दिया, ये सारी चीजें व्हाइट स्पेसेस पर हो गई। ठीक है, तो ये ब्लैंक स्पेसेस, हॉरिजेंटल टैब, जो भी और भी चीजें होंगी, राइट। ठीक है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। देखिए लेटर्स रखिए, देखिए ये मैंने सारी चीजें आपके सामने ली हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेटर्स में ये मैंने ले रखा है ना, ये भी सब मैंने आपको बता दिया, डिजिट्स भी आपको बता दिए। स्पेशल कैरेक्टर्स में देखिए इतने सारे कैरेक्टर्स आते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपसे अभी डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इतनी सारी चीजें यहाँ पर लगती हुई हैं। फिर व्हाइट स्पेस में सिंगल स्पेस, टैब, न्यू लाइन, बहुत सारी चीजें अभी मैं आपसे और डिटेल में इन चीजों को और डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये डिजिट्स हो गए, तो लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड। तो अब बात करेंगे हम टोकन्स इन सी। ठीक है, अभी हम बार बार टोकन की बात कर रहे हैं। सो यू हैव सीन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड अदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टोकन्स इन सी का मतलब क्या हुआ, अ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन and a token is either a keyword, an identifier, a constant, a string literal or a symbol. For example, the following C statements consist of 6 tokens. तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो कितने तरीके के टोकन्स पढ़ने वाले हैं, 6 तरीके के टोकन्स पढ़ने वाले हैं। कितने तरीके के, 6 टाइप्स ऑफ। नंबर 1 कीवर्ड्स, नंबर सेकंड आइडेंटिफायर, ठीक है, इसके बाद में नंबर थर्ड कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स और स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर्स। ठीक है, सो बेसिकली देयर इज 6 टोकन्स। नंबर वन कीवर्ड्स और नंबर 2 कॉन्स्टेंट्स, सॉरी आइडेंटिफायर, नंबर 3 कॉन्स्टेंट्स, नंबर 4 स्ट्रिंग्स, नंबर 5
स्पेशल सिंबल्स और नंबर 6 ऑपरेटर्स। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड्स, ठीक है। सो बेसिकली कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली क्या है रिजर्व्ड वर्ड, ओके। अब आप समझ गए होंगे रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फीचर। सो दीज वर्ड्स हेल्प अस टू यूज द फंक्शनैलिटीज ऑफ सी लैंग्वेज। दे हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, ओके। Keywords are part of the syntax and they cannot be used as identifier, okay। जैसे कि आपसे एक एग्जांपल फॉर एक एग्जांपल लिया कि मैंने लिखा int money, ठीक है, int money। सो here यहां पर जो int है वो क्या है कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, int हुआ, फ्लोट हुआ, ठीक है, डबल हुआ, अभी मैं आपको एक पूरी लिस्ट भी शेयर करूंगा, डबल हुआ, ठीक है, कैर हुआ, है ना, या हम कह सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, है ना, ब्रेक हुआ, ठीक है, फॉर हुआ, इफ हुआ, ऐसे ये सारे क्या हैं कीवर्ड्स हैं, इनको क्या बोलते हैं कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और so here int is a keyword and that indicates memory is a variable of that type in integer। तो int जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है एक वेरिएबल का कंस्ट्रक्शन किया है। तो वेरिएबल कंस्ट्रक्शन जब भी करेंगे कीवर्ड को हमको लगाना पड़ेगा। हमारे सी लैंग्वेज में 32 रिजर्व वर्ड है, तो 32 कीवर्ड्स हैं, ओके, जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं या रिजर्व्ड वर्ड बोलते हैं, ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड्स, ओके। अब देखिएगा एक और बात, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस हेयर। अब हम आपको एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि कोई भी कैपिटल लेटर में आप उसको ना रखें, ठीक है। चलिए देखिए अब हम आपसे लिस्ट शेयर कर रहे हैं और देखिए आप देख सकते हैं लिस्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनकी मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसे कि ऑटो, है ना, ऑटो हुआ, डबल हुआ, है ना, या इंट हुआ, स्ट्रक्ट हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ, एल्स हुआ, बहुत सारे ऐसे 32 हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4, तो कितने हो गए टोटल 32 कीवर्ड्स, ओके। आपको धीमे धीमे सभी का यूज समझ में आता जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, धीमे धीमे आपको सारे कीवर्ड्स याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ये रटना है और अभी रटना है, बस आप तो इनका यूज कर करके सीख जाओगे। अब देखिएगा आइडेंटिफायर्स, नेक्स्ट सेकेंड नंबर टॉपिक हमारा है आइडेंटिफायर्स, ठीक है, सेकेंड नंबर टॉपिक है आइडेंटिफायर्स, ओके। सो बेसिकली आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये अभी हम आपको चर्चा करेंगे अभी आपसे। देखिए आइडेंटिफायर में क्या है इन सी लैंग्वेज, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्या क्या चीजों में लगाया जाएगा आइडेंटिफायर, देखिए आइडेंटिफायर कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, वेरिएबल बनाते वक्त, ठीक है, वेरिएबल बनाते वक्त, कॉन्स्टेंट्स फंक्शंस और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो जो भी आप बनाएंगे उन सभी के लिए आइडेंटिफायर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब नेक्स्ट बात क्या है कि आइडेंटिफायर क्या होना चाहिए, आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक, दे क्रिएटेड टू गिव एन यूनिक नेम to an entity to identify it during the execution of the program। तो ये बात विशेष ध्यान से आपको ध्यान रखनी होगी
कि जो भी आप आइडेंटिफायर बनाएंगे, जो भी आप यूनिक नेम आप उसको देंगे, वो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान रहेगा। ठीक है, तो अब आपको रूल्स भी बताए गए हैं कि क्या रूल्स हैं आइडेंटिफायर बनाते वक्त, उन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहला रूल क्या है कि रूल्स फॉर एन आइडेंटिफायर, एंड आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी कि हम जो भी यूज करेंगे वो या तो नंबर्स का यूज करेंगे या फिर डिजिट्स अल्फाबेट्स यूज करेंगे। ठीक है, एंड अंडर स्कोर। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिएगा कोई भी नाम बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मान लीजिएगा मुझे SHI 1 2 3 लिखना है, तो ये ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल सही है, या मैं SH 1 2 3 लिख सकता हूं। क्लियर, तो मैं इसमें कुछ भी मैं लिख दूं, ये अंडर स्कोर है, ठीक है, डैश नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो इस तरीके से मैं बना सकता हूं। अब देखिएगा पहला रूल है ये। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि the first character of an identifier can only obtain an alphabet or underscore। ठीक, यानी कि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। देखिए किस तरीके से मैं आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, और प्रोग्रामिंग में जब मैं आपको बताऊंगा तो हर एक चीज बताऊंगा आपको। ओके, ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा कि मैंने लिखा यहाँ पर अंडरस्कोर SH 1 2 3, ये बिल्कुल सही नाम है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 0 1 SHI लिख दिया, तो ये गलत है, ये चीज गलत है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। हमको जो भी लिखना है वो, पहला रूल है हमारा कि रूल्स पे हम 3 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर और डिजिट्स। रूल नंबर 2 में क्या है कि पहला कैरेक्टर हमारा जो आइडेंटिफायर का होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, या तो ये हो या फिर अंडरस्कोर हो। ठीक है, तीसरा रूल है हमारा कि आइडेंटिफायर आर आल्सो केस सेंसिटिव इन सी, राइट। तो आपने जो भी नेम लिया है, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ में, मैंने अभी आपको बताया था, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है कि केस सेंसिटिव होगा। ठीक है, मान लीजिएगा हमने, मान लीजिएगा कि जैसे सपोज दैट कि मैंने लिया SHI, ठीक है, ये ले लिया, और मैंने ले लिया SHI, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि सी क्या है, केस सेंसिटिव, क्या है, केस सेंसिटिव। तो ये ध्यान रखें आप लोग, इसलिए यूनिक नाम बोला गया है, आपसे पहले ही बोला गया है, क्या नाम बोला गया है, यूनिक नाम बोला है। ठीक है, जिससे कि हम प्रोग्राम में आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, तो इसलिए हम लोग भी जब घरों में अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो इसलिए यूनिक रखते हैं ताकि हम उसको पुकारें तो सिर्फ वही बंदा सुने जिसको हम बुलाना चाहते हैं। कई बार जब 2 नाम के लोग हो जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, पर कंप्यूटर में इस तरह की चीज नहीं चलेगी। अगर आपने रख दिया तो वो आपको एरर दे देगा कि सेम नेम के आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं। ओके, तो ये रूल नंबर 3 हुआ। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है कि कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। ठीक है, कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल आइडेंटिफायर्स में नहीं कर सकते। रूल नंबर 4 क्या है कि कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अब ये ध्यान रखें आप इस बात का, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कैसे, देखिए मैं एक आपको यहीं पर एग्जांपल के फॉर्म में बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा इंट, ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड है, तो मैं इंट इंट नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, या मैं इंट ऑटो नहीं लिख सकता। ठीक है, ये दोनों चीजें
गलत है। ओके, पांचवा रूल नंबर क्या है? अब देखिए बहुत ही इत्मीनान से आप इस बात को समझिएगा। नो स्पेशल कैरेक्टर सच एज सेमीकोलन, पीरियड, व्हाइट स्पेसेस, स्लैश और कॉमा आर परमिटेड टू बी यूज्ड इन एज आइडेंटिफायर। ठीक है, लाइक हम जैसे मान लीजिएगा हम चाहें तो ऐसा लिख दें इंट एस एच कॉमा, है ना, 1 2, तो ये नहीं कर सकते हम, राइट? ध्यान रखें इस बात का। या मैंने लिख दिया इंट, ठीक है, एस स्लैश 1 2 3, ये हम नहीं लिख सकते हैं। ध्यान रखें, इनका यूज हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको जब भी वेरिएबल का कंस्ट्रक्शन करना है तो वो बिल्कुल आपको बातें ध्यान रखनी होगी, इसलिए इनको बोला गया है आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो क्या बोला था आइडेंटिफायर्स में, एक बार और देख लीजिएगा। नो स्पेशल कैरेक्टर सच एज सेमीकोलन, पीरियड, व्हाइट स्पेसेस, स्लैश, कॉमा आर परमिटेड टू यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ओके, अब मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। When we declare a variable or any function in C language program, to use it must provide a name to it which identified it throughout the program. For example, यहाँ पर क्या लिया, int digit equals to 4. So अब देखिए, here digit is the name or identifier for the variable which stores the value 4 in it. अब बात आती है कांस्टेंट्स की। सो कांस्टेंट्स क्या है? देखिए कांस्टेंट्स क्या है? इन सी कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम में नॉट अल्टर्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। So these fixed values are also called literals. सीधी सी बात है, कांस्टेंट का मतलब जो स्थिर रहे, यानी जो प्रोग्राम के दौरान ना चेंज हो। वेरिएबल का मतलब वेरी करता रहे, चेंज होता रहे, या आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि अभी हमने जो बात समझी थी आइडेंटिफायर को बनाते वक्त, वेरिएबल को बनाते वक्त, वो क्या सीखी थी? मैंने मान लीजिएगा इंट में इंट डिजिट 4 डाल दिया, मैं 4 की जगह 7 डाल दूंगा, मैं 4, मैं कुछ भी डाल सकता हूं, लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा कांस्टेंट में ऐसा, राइट? सो कांस्टेंट कैन, ओके, क्या क्या होगा? कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द बेसिक डेटा टाइप like an integer constant, a floating constant, a character constant, a string literal. So these are the enumeration constant as well. मैं भी आपको सब बताऊंगा कि कैसे हम इंटीजर कांस्टेंट बनाते हैं, कैसे फ्लोटिंग लेंगे, कैसे कैरेक्टर होंगे। सो कांस्टेंट्स आर ट्रीटेड जस्ट लाइक एज अ रेगुलर वेरिएबल एक्सेप्ट एंड देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर देयर डेफिनेशन। मतलब आप इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम आपको आगे बताएंगे। कांस्टेंट्स मैंने अभी आपको क्या बोला? कांस्टेंट कितने तरीके के होते हैं? कितने तरीके के कांस्टेंट हो गए? देखिए कांस्टेंट कितने तरीके के हो गए? नंबर 1 न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा नंबर कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कांस्टेंट्स बेसिकली नंबर 1 की न्यूमेरिक कांस्टेंट, नंबर 2 कैरेक्टर कांस्टेंट। अब बात करेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट की। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में भी दो तरह के होंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो तरीके के होंगे, नंबर 1 इंटीजर कांस्टेंट्स और नंबर 2 रियल कांस्टेंट। ठीक उसी तरह से कैरेक्टर कांस्टेंट्स में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और नंबर 2 स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब कि जिसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग का मतलब होगा सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। क्लियर? अब इंटीजर कांस्टेंट में भी देखिए, इंटीजर कांस्टेंट में भी तमाम तरह के इंटीजर उसमें हो सकते हैं। जैसे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है ना? तो ये हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं। डेसिमल आप जानते हैं
वही जिसका बेस 10 होगा, ऑक्टल, है ना, हेक्सा, ये सब चीजें इसमें आएंगी। जबकि रियल में, रियल का मतलब होगा जिसमें पॉइंट हो, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो। जैसे कि मैंने बोला कि 14.12, तो इसको हम रियल कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे इसमें हमने बोला 10, ठीक है, इसमें हमने बोला 16, ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंटीजर कांस्टेंट। ओके, सो अभी हमने क्या जाना कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होगा और रियल कांस्टेंट क्या होगा। ठीक उसी तरह से अब हम जानेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होगा और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब, जैसे कि मान लीजिएगा ये एक कैरेक्टर है सी, ए, ठीक है, कैपिटल ए, ये है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे मान लीजिएगा मैंने बोल दिया SHIVAM और ZUPTA, कैपिटल में हो गया ये, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गया। या मैंने बोल दिया राम, ठीक है, ये हो गए स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, अभी हम वन बाय वन आपसे और डिटेल में चर्चा करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट बेसिकली क्या है, देखिए इंटीजर कांस्टेंट क्या है। एन इंटीजर इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट associated with the numbers without any fractional or exponential part. Okay, so there are three types of integer constant in C programming. Number 1, decimal, जिसका बेस 10 होगा। नंबर 2, ऑक्टल, जिसका बेस 8 होगा। और नंबर 3, हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होगा। अभी हम आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देते हैं। जो ये नंबर सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या है, बेसिकली जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में 3 तरह के हो गए। नंबर 1 क्या, डेसिमल, ठीक है। नंबर 2 हम कह सकते हैं ऑक्टल, और नंबर 3 हम कह सकते हैं हेक्सा। इसमें बेस होता है 16, इसमें बेस होता है 8, और इसमें बेस होता है 10। अब देखिए सबसे पहले तो बेस की बात समझ लेते हैं। बेस क्या मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने कहा कि बेस 10, ठीक, तो बेस 10 में 0 से लेकर के कहां तक के डिजिट्स आएंगे, 9 तक के, हमेशा एक नंबर कम होगा। यानी अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डिजिट्स कितने होंगे, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक उसी तरह से अगर हम बेस 8 बोलें, अगर हम बेस 8 बोलें, ठीक है, बेस 8 बोलेंगे, मान लीजिएगा यहां हमने बेस 8 बोल दिया, तो इसका मतलब हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 यानी 8 नहीं आएगा, राइट। ठीक उसी तरह से अगर हम हेक्सा की बात करेंगे तो यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक तो हम नंबर्स लिखते हैं, इसके बाद में हम कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, A B C D E और F। और जिसमें मैं आपको बता देता हूं, A को 10 बोलते हैं, B को 11 बोलते हैं, C को 12 बोलते हैं, D को 13 बोलते हैं, E को 14 बोलते हैं, F को 15 बोलते हैं। तो बेसिकली जो कैरेक्टर्स होंगे वो ABCDEF के फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये नंबर सिस्टम हो गया। ओके, अब यहां पर जो बात की जा रही है, देखिए मैं भी आपको इसकी रफ करके बताता हूं। ठीक है, अब देखिएगा डेसिमल में, डेसिमल इंटीजर कंसिस्ट अ सेट ऑफ डिजिट्स 0 to 9 प्रोसीडेड बाय द ऑप्शनल माइनस और प्लस। देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस का मतलब कि नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है, राइट। सो बेसिकली प्लस और माइनस वही चीज आपको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर
जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 132 -225 0 +70, ये सारे जो हैं वो क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे सपोज दैट आपको लिखना था, मान लीजिएगा हमने ये ले लिया डेसिमल में ही, सपोज दैट यहाँ पर मैंने ले लिया 145, ठीक है, माइनस का 138 सपोज दैट, या मैंने ले लिया 729, तो ये क्या है, डेसिमल के कांस्टेंट है। ऑक्टल में अगर मैंने ले लिया तो सपोज दैट मैंने ले लिया 346, ये मैंने ऑक्टल का ले लिया, ठीक है, ओके, या मैंने कह दिया 417, ठीक है, ये हमने ऑक्टल में दे दिया। माइनस का भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सा में हमने मान लीजिए कह दिया कि 5A6, ठीक है, या हमने 3C10 मान लीजिए ए बोल दिया, ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे हेक्साडेसिमल के इंटीजर कांस्टेंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। रियल कांस्टेंट को हम समझ लेते हैं, जिसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, या अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इज अ न्यूमेरिक that is either a fractional form or an exponential form. So integer number are inadequate to represent quantities that vary continuously such as distances, height, temperatures, price and so on. क्या क्या हम quantities में यूज करते हैं वो ये बात कही गई है कि जैसे कि मान लीजिएगा हमको कहा जाता है टेम्परेचर बताना है, तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, मैं अभी आपको और एग्जांपल्स यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि आपसे कहा गया है कि मान लीजिएगा मेरी हाइट है, मैंने कहा 3.5 इंचेस, ठीक है, या मैंने कहा 4.65, ठीक है, मान लीजिएगा मैंने कहा सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई। या हमने हाइट की बात, ये टेम्परेचर की बात करें, मान लीजिएगा 37.6 डिग्री सेल्सियस, ये आज का टेम्परेचर है, ठीक है। प्राइस की बात की जाए तो आप जानते हैं, मान लीजिएगा 599.96 ये रुपीस, ठीक है। तो अगर आपको प्राइस लिखनी है तो ये डेसिमल भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, तो इसलिए ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए हमको पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट हो, ठीक है। तो इनको ही हम रियल कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब हम प्रोग्राम आपको बताएंगे तो आपको हर चीज ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट को समझते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स में दो तरीके के कांस्टेंट्स हैं। नंबर एक क्या, नंबर एक है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज क्रिएटेड बाय enclosing a single कैरेक्टर इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क्स। जैसे कि ये लिया है, ठीक है, ये लिया है, या एफ लिया है, ये 2 लिया है, या हमने जो भी लिया है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं, या जैसे मान लीजिएगा ये लिया है। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि आपको सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट किसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखिएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। So basically a string constant is a sequence of characters enclosed in double quote marks। जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है गुड, डबल कोट्स मार्क्स लगाए हैं, ये हमने नल स्ट्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं अगर हमने डबल कोट्स के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑफ 6 वाइट स्पेसेस, यहाँ पर 6 स्पेसेस हमने डाले हैं, ये है एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हैविंग अ सिंगल कैरेक्टर, इसको भी हम बोल सकते हैं बिल्कुल। और अर्थ इज राउंड, ये हमने एक न्यू लाइन के साथ में डाला है कि अगली लाइन से जो भी है वो आए, ठीक, नेक्स्ट राउंड में कोई भी प्रिंट करना हो, तो ये इस तरीके से हम इनको बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा कैरेक्टर कांस्टेंट्स में और भी चीजें हैं, जैसे कि बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स इन सी। सो देयर आर सम कैरेक्टर्स which have special meaning in C languages. They should be preceded by backslash symbol to make use of special function of them. So अब देखिएगा स्लैश बी का मतलब है बैकस्पेस, स्लैश एफ का मतलब है फॉर्म फीड, ये सब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, स्लैश आर का मतलब है रिटर्न, ठीक है,
ये इनके मतलब है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं आगे भी, देखिए मैं काफ़ी सारे मैंने लिए हैं, लिस्ट लिए है पूरी। तो ये आप देख सकते हैं स्लैश टी है जिसका मतलब हॉरिजेंटल टैब है, ठीक है। देखिए स्लैश टी आपने लिया हुआ है जिसका मतलब है हॉरिजॉन्टल टैब, स्लैश वी लिया हुआ है वर्टिकल टैब के लिए, डबल स्लैश को लिया हुआ है बैक स्लैश के लिए ठीक है। फिर ये सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स और ये नल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इसके सीक्वेंसेस हैं जिनको आप अपनी प्रोग्रामिंग में जरूरत के हिसाब से आप उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब आप इस्तेमाल करना धीमे धीमे आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इनका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, ठीक है। कोई टफ नहीं है, बस आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हर एक चीज को याद रख पाएंगे। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैंने भी आपको बताया, स्ट्रिंग आर नथिंग बट दे आर एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंडेड विथ अ नल कैरेक्टर। This null character is indicate the end of the string. So strings are always enclosed in the double quotes, whereas the character enclosed in a single quote in C and C++. So ये डिक्लेरेशन वगैरह दिया हुआ है, लेकिन मैं आपसे भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इस चैप्टर को जब मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं जस्ट अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको बहुत डिस्कशन करूंगा। देखिए डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा कैर, एक कीवर्ड लगाया और ये देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा वर्ड 20 और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं इसको डबल कोट्स में, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है, मैं आपसे इन डिटेल में इस पर डिस्कशन करूंगा। ओके, चलिए मैं आपसे स्पेशल सिंबल की बात करूंगा। स्पेशल सिंबल में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए स्पेशल सिंबल में the following characters special symbol and character used in the C having the special meaning and thus cannot be used for the some other purpose, जैसे कि डबल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस है ना, कर्ली ब्रेसेस है ना, सेमी कॉलन, एस्ट्रिक साइन, इक्वल असाइनमेंट साइन, हैशटैग, ये सब चीजें स्पेशल सिंबल्स में आती हैं। इसके बाद में ब्रैकेट्स, अब हर एक चीज का मतलब हम आपको बताते चलते हैं। तो देखिए मतलब क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट आर यूज्ड एज एरे एलिमेंट रेफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब एरे के लिए यूज किया जाता है जब हम एरे बनाते हैं। सो दीज इंडिकेट अ सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट्स, इनका हम सबस्क्रिप्ट्स भी, इनको हम एरे में सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो जब हम एरे आपको पढ़ाएंगे तब आपको हम डिटेल में और समझाएंगे। फिर इसके बाद में ये पैरेंथेसिस हैं। सो दी सिंबल दी स्पेशल सिंबल आर यूज्ड टू इंडिकेट फंक्शन कॉल्स एंड फंक्शन पैरामीटर्स। जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे वहां पर। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, these opening and ending curly braces mark the start and end of the block of code containing more than one executable statements। जब भी हम अपने प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो मेन से स्टार्ट करेंगे, वहां पर हम इस पैरेंथेसिस का यूज भी करते हैं और कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे करते हैं मैं आपको सब बताता चलता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब मैंने लिखा था जैसे मेन, ये लिखा था मैंने मेन, ये लगाया पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रेसेस लगाया, ठीक है। और सपोज दैट मान लीजिए मैंने लिखा इंट ए, तो मैंने कॉमा लगाया, बी, इसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज का हम यूज सीखेंगे जब प्रोग्रामिंग हम करते चलेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने ब्रेसेस, कॉमा, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल। अब आ गया कोलन, सेमीकोलन, एस्ट्रिक, ठीक है। तो क्या होते हैं ये सब जान लेते हैं एक बार और। देखिए ये कॉलन, it is an operator that essentially invokes something called an initialization list, ठीक है। and semicolon, it is known as the statement terminator। semicolon हमेशा हर स्टेटमेंट के बाद लगाना पड़ता है तभी वो टर्मिनेट होता है, अगर आपने लगाना भूल गए तो वो एरर आपको दे देगा कि ये एरर है। सो इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द वन लॉजिकल एंटिटी, मतलब हर स्टेटमेंट के बाद लगाना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद अ सेमीकोलन। इसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रिक्स। तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल। जब हम पॉइंटर्स वगैरह पे आएंगे तब हम आपको इस बात के में डिस्कशन करेंगे, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है असाइनमेंट्स।
सो इट इज यूज्ड असाइन वैल्यू, कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में ये है प्री प्रोसेसर, जिसको हम हैश सिंबल को हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं। द प्री प्रोसेसर इज अ माइक्रो प्रोसेसर दैट इज यूज्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन। ठीक है, तो ये सब अभी हम आपको बताएंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी बस हम जस्ट आपको बेसिक सिंटेक्स बता रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसी तरह से हम सी लैंग्वेज में आपको सारी अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं कि ये ऑपरेटर्स हैं, ये स्पेशल सिंबल हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये इंटीजर कॉन्स्टेंट हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या है, वो सारी चीजें भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स को। सो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ओके, ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट ट्रिगर एन एक्शन व्हेन अप्लाइड टू सी वेरिएबल्स and other objects. So the data items on which operators act upon are called operands. ठीक है, जो भी जिन पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड दैट एन ऑपरेटर कैन एक्ट अपॉन, ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। मतलब कि हम कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर को यूज कर रहे हैं, सीधी सी बात हम कहते हैं ऑपरेटर को हम कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर यूज कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 हम कह सकते हैं यूनरी ऑपरेटर। सो दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर्ड ओनली अ सिंगल ऑपरेंड टू एक्ट अपॉन आर नोन एज द यूनरी ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि हम बात करेंगे माइनस माइनस ए या ए प्लस प्लस, तो इस तरीके के हम क्या इसको हम क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, या हम माइनस ए कह दें। तो जो माइनस सिंबल है, जो माइनस सिंबल है, जो माइनस सिंबल है वो क्या है? वो है ऑपरेटर, और जो हमने जिस पर अप्लाई किया है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। और ये क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट है अब बाइनरी ऑपरेटर। सो बाइनरी ऑपरेटर क्या है? दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स टू एक्ट अपॉन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। यानी जो भी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पर काम करेगा उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैंने लिखा a प्लस b, तो b और a जो हैं, यहां पर a और b क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। और जबकि प्लस क्या है? ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। ओके, इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर होगा और स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे टर्नरी ऑपरेटर की बात करूंगा मैं, तो टर्नरी ऑपरेटर दोज ऑपरेटर्स आर दैट रिक्वायर्ड 3 ऑपरेंड टू एक्ट अपॉन आर कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स। उसके लिए 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। और स्पेशल ऑपरेटर्स होंगे, द स्पेशल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल फंक्शंस इन सी प्रोग्राम्स। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिएगा हमने कुछ ऑपरेटर्स लिए हैं, तो कुछ क्लासिफिकेशन है। और ये देखिएगा मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपसे ये डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पर सिर्फ लिस्ट का नाम बताऊंगा कि जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हुआ, रिलेशनल ऑपरेटर्स हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर्स हुए, असाइनमेंट ऑपरेटर हुए। तो ये कुछ ऑपरेटर्स के नाम हैं और उन्हीं को हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कुछ हम आपके सामने प्रोग्रामिंग भी करेंगे और इनको हम आगे की क्लासेस में स्टार्ट करेंगे।